हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीत कुमार पाठक अपने यूट्यूब चैनल पाठक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर 3 क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट में हम अध्ययन करेंगे इनर्ट गैस के बारे में। हम ये भी अध्ययन करेंगे कि मेटल और नॉन मेटल्स के आपस में रिएक्शन होने से कैसे आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है और आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, इन सब बातों का हम लोग अध्ययन करेंगे। एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है जो पूछा जाता है, व्हाई इनर्ट गैसेस आर इनर्ट। इनर्ट गैसेस इनर्ट क्यों होती हैं? इनर्ट का मतलब होता है केमिकल रिएक्टिविटी करने की क्षमता इनमें नहीं होती है। जिन एलिमेंट्स में रिएक्शन करने की क्षमता नहीं होती उनको हम इनर्ट कहते हैं। द आउटर मोस्ट शेल ऑफ नोबल गैसेस व्हिच आर आल्सो कॉल्ड इनर गैसेस कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हीलियम। नोबल गैस को भी हम इनर्ट गैस भी कहते हैं। नोबल गैस ही इनर्ट गैस भी हैं। तो नोबल गैस और इनर्ट गैस दोनों एक ही कहलाते हैं। अब इनको हम नोबल क्यों कहते हैं और इनर्ट क्यों कहते हैं? नोबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिस एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं कहा जाता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। और जिन एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट होता है वह ना तो केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और ना ही किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो इनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं होती। ना तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इसी वजह से हम इन एलिमेंट्स को नोबल कहते हैं। ये नोबल हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ना तो डोनेट करते हैं और ना ही एक्सेप्ट करते हैं ड्यूरिंग देयर केमिकल रिएक्शन। अब क्वेश्चन उठता है, इनको हम इनर्ट क्यों कहते हैं? इनर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ऐसे एटम जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो एटम्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब नोबल गैस ऐसे एटम हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। और जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, वो एटम स्टेबल होते हैं। और ऐसे स्टेबल एटम किसी प्रकार की कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करते। तो नोबल गैस को हम इनर्ट गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ये स्टेबल होते हैं और स्टेबल होने की वजह से ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसी वजह से इनको हम कहते हैं इनर्ट गैस। अभी मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, नोबल गैसेस को हम इनर्ट गैस कहते हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब इनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये वैलेंस सेल क्या होता है? वैलेंस सेल को कहते हैं आउटर मोस्ट सेल। किसी भी एटम का सबसे बाहरी सेल कहलाता है वैलेंस सेल। और सबसे बाहरी सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो हम कहते हैं वैलेंस सेल ऑक्टेट स्टेट में है। वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। और ऐसे एटम जिसके वैलेंस सेल में, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑक्टेट स्टेट का एटम, उन्हें हम कहते हैं स्टेबल एटम। और ऐसे स्टेबल एटम नोबल एटम होते हैं क्योंकि ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेते और देते नहीं हैं और ना ही किसी टाइप के केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। नाउ नो अदर एलिमेंट्स हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। बाकी पूरे पीरियोडिक टेबल में कहीं कोई ऐसा आइटम नहीं है
जिसके ऑक्टेट कंप्लीट हों, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हों। नोबल गैस में एक एटम आता है हीलियम का। हीलियम एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसीलिए हीलियम के इस स्टेट को हम कहते हैं डुप्लेट स्टेट। क्या कहते हैं? डुप्लेट स्टेट। और ये डुप्लेट स्टेट भी स्टेबल स्टेट होता है। तो सभी नोबल गैस एक्सेप्ट हीलियम दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट। हीलियम हैव duplet state, and these two states are highly stable state, therefore they neither donate electron nor accept electron, and hence they are known as noble gases, and they are also not take part in the chemical reaction, that's why they are also called inert gases। गैस इसलिए क्योंकि ये सब के सब गैस स्टेट में पाए जाते हैं। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्टेबल विच मेक द नोबल गैस इनर्ट। ये जो 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, यही एटम को स्टेबल बना देता है, और स्टेबल बनने की वजह से इसमें केमिकल रिएक्टिविटी नहीं हो पाती और ये केमिकली इनर्ट हो जाते हैं। आइटम्स ऑफ अदर एलिमेंट अटेन्स स्टेबिलिटी इफ दे गेट 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे कि ऐसे सभी एटम, ऐसे सभी एलिमेंट जो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो स्टेबल आइटम होते हैं। अब क्वेश्चन उठता है, कोई भी एलिमेंट रिएक्शन क्यों करता है और कोई भी एलिमेंट रिएक्शन क्यों नहीं करता है? जो एलिमेंट रिएक्शन नहीं करते उनको हम इनर्ट एलिमेंट कहते हैं, और जो एलिमेंट रिएक्शन करते हैं उनको रिएक्टिव एलिमेंट कहते हैं। अब जिन एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो एलिमेंट इनर्ट होते हैं, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वह एलिमेंट स्टेबल होते हैं। और जो एलिमेंट ऑक्टेट नहीं रखते, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। वो केमिकल रिएक्शन करते हैं क्योंकि वो स्टेबल नहीं होते, और अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए एलिमेंट्स केमिकल रिएक्शन करते हैं। और जब वो केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और वो भी स्टेबल हो जाते हैं। तो स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए एलिमेंट्स केमिकल रिएक्शन करते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एलिमेंट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, ज़रा देखिए। नोबल गैस के एग्जाम्पल हैं। नोबल गैस में हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, और इसमें सेल्स हैं K, L, M, N। इसमें जो बाहरी सेल होगा उसी को हम वैलेंस सेल कहेंगे। तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि एक ही सेल है, K सेल। नियॉन एटॉमिक नंबर 10 है, इसमें 2 सेल होते हैं, 2 and 8। K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर L सेल क्या होगा? वैलेंस सेल होगा। और वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। इसलिए आप कह सकते हो कि नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है। थर्ड एलिमेंट इसमें दिया है आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। इसमें 3 सेल्स होते हैं, K, L और M। इनमें से M जो होगा वो वैलेंस सेल होगा, आउटर मोस्ट शेल होगा, और आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आप कह सकते हो कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अदर एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। सोडियम है, सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से सोडियम रिएक्टिव एलिमेंट होगा और आर्गन क्या होगा? इनर्ट एलिमेंट होगा। सोडियम रिएक्टिव इसलिए होगा क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से ये रिएक्टिव एलिमेंट है। ये केमिकल रिएक्शन करेगा। केमिकल रिएक्शन इसलिए करेगा ताकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, ताकि इसके आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऐसे ही मैग्नीशियम, ये भी रिएक्टिव एलिमेंट है क्योंकि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 नहीं है। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन है, 8 इसमें भी नहीं है। पोटेशियम की अगर बात करते हैं तो पोटेशियम में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ऐसे सभी एलिमेंट जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो सब के सब रिएक्टिव एलिमेंट हैं, वो केमिकल रिएक्शन करेंगे। और जब वो केमिकल रिएक्शन करेंगे तो इसलिए करेंगे केमिकल रिएक्शन ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब हम बात करते हैं
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। पहला नेक्स्ट पॉइंट ये है, हाउ सोडियम अटेन स्टेबिलिटी। सोडियम स्टेबिलिटी कैसे अटेन करता है। मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी एलिमेंट इसलिए रिएक्शन करता है ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो सोडियम, और जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सोडियम भी अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए यही करता है। सोडियम अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए ये या तो केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और ऐसा करके वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है। सो हाउ सोडियम अटेन स्टेबिलिटी। सोडियम कैन अटेन stability by making its valence shell with 8 electron and attaining octet state। अब आपने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने देखा कि सोडियम एलिमेंट के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 1 इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस शेल में है तो ये एटम ऑक्टेट स्टेट में नहीं है, ये स्टेबल स्टेट में नहीं है। अब इसे स्टेबल स्टेट में आने के लिए या तो इसमें +7 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, 7 + 1 8 हो जाएगा, और या फिर ऐसा किया जाए कि इसके 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए, और 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से इसके पीछे बची हुई जो सेल होगी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आसान होगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होगा इन कंपेरिजन टू 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना। यही वजह है जब सोडियम मेटल्स को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। ऐसे ही सोडियम विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल सो दैट इट अटेन इट्स स्टेबिलिटी बाय कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट। देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 1, और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके पास बचते हैं 2 और 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर जो सेकंड सेल होगा उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और अब इस प्रकार से स्टेबल हो जाएगा। सोडियम इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे ही हम बात करेंगे क्लोरीन का। क्लोरीन कैसे अपने स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये अपनी 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे ताकि इसके पीछे 2 8 बचे, 8 आउटर मोस्ट शेल में हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और या फिर ये ऐसा कर सकता है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर ले, और जब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से 8 यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान होगा इन कंपेरिजन टू 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करना। यही वजह है कि क्लोरीन जब स्टेबिलिटी अटेन करने वाला होता है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्लोरीन विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू इट्स आउटर मोस्ट शेल सो दैट इट्स ऑक्टेट गेट कंप्लीटेड एंड इट बिकम्स मोर स्टेबल। तो क्लोरीन अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और सोडियम अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब क्या होगा अगर हम सोडियम और क्लोरीन को रिएक्शन करा दें। तो सोडियम और क्लोरीन का जब रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 और 8, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसका हो जाएगा 2 8 और 8। इस प्रकार से दोनों एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब इस दौरान सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ये बन जाएगा कैटायन, पॉजिटिव चार्ज आयन। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को जब गेन करेगा तो ये बन जाएगा एनायन, नेगेटिव चार्ज आयन। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन जैसा कि आप जानते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आयन जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो बनने वाले बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इससे हम जो है आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। सो सोडियम एंड क्लोराइड आयंस आर अपोजिट चार्ज, दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू एग्जिस्ट एज सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन एक दूसरे के अपोजिट चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं
तो बनने वाले बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं और इनके बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ये बहुत ही स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एट मॉलिक्यूल। सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज अपोजिट चार्ज आयंस। जब सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड कोई मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ये एग्रीगेट ऑफ अपोजिट चार्ज आयंस के रूप में काम करता है। बहुत सारे अपोजिट चार्ज आयंस का समूह होता है ये सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट बात करेंगे हम आयनिक और इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड। ऐसे बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है उनको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि आयंस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं। इसी वजह से हम इसको इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड भी कहते हैं और ऐसे कंपाउंड को इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, या कह सकते हो सोडियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड है। अब ऐसे कंपाउंड बनते कैसे हैं? बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी आपने देखा था सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्लोरीन में हो गया था। सो आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। इस टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है मेटल से नॉन मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से। व्हेन इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेटल टू द नॉन मेटल, देन कंपाउंड फॉर्म इज कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब हम आयनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में फर्स्ट पॉइंट देखिए, फिजिकल नेचर। आयनिक कंपाउंड का फिजिकल नेचर क्या है? आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज सॉलिड। जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं वो सॉलिड के फॉर्म में जनरली एग्जिस्ट करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड सॉलिड है। दे आर हार्ड, दे आर ब्रिटल इन नेचर। हार्ड क्यों होते हैं? हार्ड इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है। वेरी स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयंस। सेकेंड प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग है। सॉल्वेबिलिटी। अब आप कहेंगे ये किस में डिजॉल्व होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स के पास चार्जेज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं और नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं। आप कह सकते हो आयनिक कंपाउंड्स में पोल्स होते हैं, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। यही वजह है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं वो सब के सब पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। लाइक डिजॉल्व इन लाइक, ये कंसेप्ट है। जो जिस नेचर का सॉल्यूट होता है उसी नेचर के सॉल्वेंट में वो डिजॉल्व होता है। तो सोडियम क्लोराइड पोलर नेचर का है, आयनिक नेचर का है। यही वजह है कि आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होते। जैसे कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, इसमें ये डिजॉल्व हो जाएगा। जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए इसमें डिजॉल्व नहीं होगा। वाटर में तो डिजॉल्व होगा लेकिन सोडियम कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वाटर पोलर नेचर का है और कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर नेचर का है। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सब के सब पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होते। और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं सभी आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर हैं। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में इनके कैटायंस और एनायन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है और ये आयंस मूव नहीं कर पाते। सो आयंस आर नॉट फ्री इन द सॉलिड स्टेट एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉन कंडक्टर। लेकिन अगर हम इसी आयनिक सॉलिड को सॉल्यूशन स्टेट में कन्वर्ट कर दें या हम इसको मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर दें, तो इनके आयंस फ्री हो जाएंगे।
इसीलिए कहते हैं कि आयन सॉल्यूशन स्टेट में या फिर मोल्टन स्टेट में जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं सब के सब एक गुड कंडक्टर्स होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर्स, इनकी कंडक्टिविटी बहुत ही अच्छी होती है। दे आर गुड कंडक्टर्स इन सॉल्यूशन स्टेट एज वेल एज इन द मोल्टन स्टेट। अकरेंस ऑफ मेटल। मेटल्स के बारे में इतना पढ़ने के बाद अब हम अध्ययन करेंगे कि मेटल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस रूप में पाए जाते हैं, मेटल प्रकृति में किस रूपों में पाए जाते हैं। तो अकरेंस ऑफ मेटल। मेटल्स एग्जिस्ट आइदर इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स और इन द फॉर्म ऑफ ओर्स। मेटल्स या तो मिनरल के फॉर्म में पाए जाते हैं या फिर ओर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। अब मिनरल और ओर में डिफरेंस क्या है? मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स ऑब्टेनेबल फ्रॉम अर्थ क्रस्ट बाय माइनिंग। मिनरल्स ऐसे कंपाउंड हैं जिनको हम अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन करते हैं। पृथ्वी के ऊपरी सतह में इनको हम ऊपरी सतह में पाए जाते हैं और माइनिंग करके, खुदाई करके इनको निकाला जाता है। ओर्स वे मिनरल्स हैं जिनमें मेटल्स की प्रचुर मात्रा होती है और जहाँ से मेटल्स को आसानी से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जहाँ से मेटल्स को हम बड़ी आसानी से अलग कर सकते हैं। तो मिनरल्स वे ओर्स होते हैं जिनसे मेटल्स को आसानी से निकाला जा सकता है और जिनमें मेटल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मिनरल्स आर एक्चुअली ओर्स आर एक्चुअली मिनरल्स फ्रॉम which metals can be extracted profitably, economically and easily. And minerals are those naturally occurring substances which are present in the earth crust and obtained by mining. But minerals have not the metals in good quantity and good quality, and it is also very difficult to extract the metal from minerals. तो मिनरल्स और ओर्स में ये डिफरेंस है। ऑल ओर्स आर मिनरल बिकॉज फ्रॉम ओर्स मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड easily, profitably, but all minerals are not ores because minerals also contain metal but they have less quantity of metals and they are very difficult to extract from minerals. So metals cannot be extracted profitably from minerals. They can be extracted easily, profitably from ores. So this is the basic difference between the minerals and ores. In our next video we will discuss about the metallurgy. Thank you very much.